हेलो एवरीवन, मैं हूं रहनुमा और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूं मेरे चैनल हिस्ट्री विद रहनुमा में। इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ मगध पढ़ेंगे। जितना भी हम लोग वीडियो में कवर कर चुके हैं, होप सो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझ तक जुड़ पाएँ। एंड आपके लिए बहुत मेहनत करके मैं ये पूरी सीरीज़ एंशिएंट इंडिया की कवर कर रही हूँ। थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करिए, इसके बाद मैं लाइव सेशन लेकर आऊँ। एंड अपने दोस्तों को शेयर करिए मेरी वीडियो ताकि वो लोग भी देख पाएँ। एंड आज हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ मगध, यानी कि 6th सेंचुरी BC में बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको कवर कराया था कि 16 महाजनपद थे, वो डेवलप हो चुके थे। उनमें से ही एक है मगध। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मगध के अंदर पहली डायनेस्टी कौन सी थी, तो बृहद्रथ था, लेकिन रिटर्न एविडेंस नहीं मिलता। इस वजह से उसको सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी में याद करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी उसको हम पढ़ते नहीं हैं। उसके बाद आपका हर्यक डायनेस्टी आ जाता है, शिशुनाग आ जाता है, नंद वंश आ जाते हैं मगध के अंदर ही। और उसी के बाद लास्ट में जो हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे पूरा होल एम्पायर, मौर्य एम्पायर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसको हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इन छोटी छोटी डायनेस्टीज को कवर कर लेते हैं। पहली डायनेस्टी है हमारी हर्यक वंश। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हर्यक वंश में कहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, और आप इंजॉय करते हुए पढ़िए। वी विल मूव टू द टॉपिक। पहली डायनेस्टी हमारी आ गई। ठीक है, हर्यक वंश। इससे पहले बृहद्रथ वंश रहता है, रिटर्न एविडेंस उसका नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से हम हर्यक डायनेस्टी को पढ़ते हैं और हम देख लेते हैं इसके अंदर इसका संस्थापक कौन था, कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इसमें बता दूंगी। साथ साथ वीडियोस मैंने बनाई हैं, उन सारी वीडियोस के अंदर मैंने कवर कराया है कि कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी मैंने बता दी। देखो, हम पॉसिबिलिटी तक जा सकते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, जिसने इसकी स्थापना की थी, वो बिंबिसार था। राजधानी यहाँ की राजगृह थी। 3 इंपॉर्टेंट शासक हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ठीक, इन तीनों के अंदर क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मैं उसको डिस्कस करा दूंगी। सो वी विल कवर द बिंबिसार। ठीक, तो बिंबिसार का टाइम पीरियड 544 BCE से 492 BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं घट चुकी हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। बिंबिसार कौन है? हर्यक वंश का पहला राजा है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसी को संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। और इसके समय में क्या हुआ था कि मगध ने बहुत ही ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंट स्थान प्राप्त कर लिया था। अब हम ये देख लेते हैं कि बिंबिसार ने मतलब शादियां की। ठीक है, तो कितनी शादियां की? ऑलमोस्ट माना जाता है कि 3 शादियां की। ठीक है, मैरिज करने का क्या मतलब होता है, यानी कि पॉलिटिकली स्ट्रांग होना, यानी कि एक्सपेंशन करना, यानी जितने ज़्यादा लोगों के साथ वैवाहिक संबंध बनाएगा, जिस भी राज्य के साथ वो रिलेशन बनाएगा, किस चीज़ का, शादी वगैरह करेगा, तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये संबंध सुधर जाएंगे, यानी कि दुश्मनी खत्म हो जाएगी और दोस्ती वाला हाथ बढ़ना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो राज्य उसके कंट्रोल में थोड़ा सा आ जाएगा। ठीक, तो पहली शादी किससे की थी उन्होंने? ऐसा माना जाता है कि महाकौशला देवी इनकी फर्स्ट वाइफ थी। और ये महाकौशला देवी कहाँ से थी? कौशल राजा की बेटी थी और प्रसेनजीत की बहन थी। तो डाउरी सिस्टम तो आज भी एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बिंबिसार को दहेज में क्या मिल गया? काशी मिल गया। और काशी का क्या हुआ कि काशी वो एक जगह थी जहाँ से पर ईयर 1 लाख की इनकम होती थी। यानी कि शादी करने से एक फ़ायदा हो गया कि दहेज में उनको काशी मिल गया और प्रसेनजीत के साथ उनके संबंध सुधर गए। ठीक, लिच्छवी जो है उनकी राजकुमारी चलना या फिर छेलना भी कह सकते हैं, तो इनसे शादी हुई और इन्हीं से क्या माना जाता है कि अजातशत्रु की ये माँ थी, इन्हीं से अजातशत्रु का जन्म हुआ। ठीक है, तीसरी पत्नी कौन थी इनकी? क्षेमा। ठीक है, ये पंजाब वाले एरिया में जो मद्र कुल की राजकुमारी थी। तो यानी कि 3 विवाह किए। अगर थोड़े से एक्सप्लेन करूँ, महाकौशला देवी से विवाह किया जिसकी वजह से उसे दहेज में काशी मिल गया। इसके अलावा वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, चेलना या छलना, जिससे वैशाली के दुश्मनी खत्म हो गई उससे। और तीसरी पत्नी थी क्षेमा, यानी पंजाब वाला एरिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से एरिया भी मिल जाता था और दूसरी चीज़ इनका थोड़ी दुश्मनी खत्म हो जाती थी। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, जब क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगी आपके लिए
ठीक, तो वहाँ मैं क्वेश्चंस करा दूंगी, बट फिर भी मैं पॉसिबिलिटी बता देती हूँ। तो ये बिंबिसार ने क्या किया, अंग को जीत लिया, ठीक है, और अजातशत्रु को क्या किया, वहाँ का रूलर अपॉइंट कर दिया कि आप, मैंने जीत लिया है, आप अब यहाँ पर शासन करो। ठीक, अवंती का राजा कौन था, चंड प्रद्योत था, उससे दोस्ती कर ली। राज्य वैद्य था, उनका रॉयल डॉक्टर था जीव, उसको इलाज के लिए चंड प्रद्योत के यहाँ भेजा, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। फिर उन्होंने क्या किया, वैद्य को आपके यहाँ भेज रहे हैं, और इससे क्या होता है, वो ठीक भी हो जाते हैं, तो इससे और दोस्ती मजबूत हो जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जीवक किसका राजवैद्य था, तो बिंबिसार का था। तो क्वेश्चन आया हुआ था ये कि श्रेणिक नाम किसको दिया गया है, ठीक है, या किसका उपनाम था श्रेणिक। तो जैन साहित्य के अकॉर्डिंग श्रेणिक नाम माना जाता है बिंदुसार का। प्रोफेशनल नेम होता है और एक घर वाला नेम होता है, चिंटू मिंटू पिंकी, ठीक, उस तरीके से इसका उपनाम था श्रेणिक। अजातशत्रु ने क्या किया कि अपने फादर को मार दिया और राजगद्दी प्राप्त कर लिया। अक्सर ये रॉयल फैमिलीज में होता था, ठीक है, जो उसके क्लोज रिलेटिव होते थे या फिर उसके जो बेटे वगैरह होते थे। अब हमें गद्दी चाहिए और हमारे फादर हमें देने को तैयार नहीं है, या फिर बड़े भाई को देंगे, कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट करते थे और फिर बाद में फाइनली क्या होता था, डेथ कर देते। तो बिंबिसार की हत्या उसके बेटे ने की है, अजातशत्रु ने। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अजातशत्रु का टाइम पीरियड है 492 BC से 460। इसका उपनाम क्या था, कुड़िक। क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से भी कि भाई कुड़िक किसका उपनाम था, ठीक है। जैन मत को मानने वाले लोगों ने माना है कि अजातशत्रु का नाम कुड़िक था और इसका पुत्र था उदयन, तो उसी के द्वारा को अजातशत्रु को मार दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्रथहंता वंश किसे कहा जाता है, पिता की मृत्यु उसके बेटे ने की और उसके बेटे की मृत्यु उसके बेटे ने की, तो प्रथहंता वंश के नाम से हर एक वंश को जाना जाता है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए और ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। अजातशत्रु की लड़ाई प्रसेनजीत से हुई थी और प्रसेनजीत कौन था, कौशल का राजा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसेनजीत कहाँ का राजा था, मतलब मगध के अंदर कोई रूलर रूल कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो अन्य महाजनपद हैं या अन्य राज्य हैं उनसे तो स्ट्रांग हो गई, तो प्रसेनजीत से लड़ाई होती है और प्रसेनजीत हार जाता है, ठीक है। और हारने के बाद क्या, कुछ ना कुछ तो लूज करना पड़ेगा, ठीक है, और या फिर संबंध सुधारने के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करेगा, ठीक है। वजीरा जो उसकी बेटी थी उससे अजातशत्रु की शादी कर दी, ठीक, रिलेशन थोड़े सुधर गए। तो अक्सर पहले ऐसे ही होता था कि रिलेशन सुधारने होते थे, जितने भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, एंशियंट टाइम से मिडिवल टाइम तक अगर उन्होंने रिलेशन सुधारने हैं तो क्या करते थे, या फिर राज्य का विस्तार करना है, एक्सपेंशन करना है, वैवाहिक संबंध बना के उन रिलेशंस को सुधारते थे। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो अब देख लेते हैं कि डिप्लोमेटिक जो इनके दोस्त थे वस्कर की सहायता से इन्होंने लिच्छवियों पर विजय हासिल की, ठीक। जब इन्होंने लड़ाई की, किसने, अजातशत्रु की बात कर रही हूँ, रथमूसल और महाशिला कंटक जैसे उपकरण का इस्तेमाल किया लड़ाई के समय। बाहुबली मूवी के अंदर इनका इस्तेमाल किया गया है। महाशिला कंटक दीवार के पार से वो गोले छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन आया हुआ है ये कि रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किसके समय में किया गया, ठीक है, तो अजातशत्रु, आपको याद रखना है। और फिर फाइनली क्या होता है कि वैशाली और काशी मगध के अंदर शामिल हो जाते हैं, मगध के अंग बन जाते हैं, ठीक है। अजातशत्रु के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, प्रथम बौद्ध संगीति के समय कौन सा राजा था, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई, ठीक है। तो कहाँ पर हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, राजगृह अजातशत्रु। उदयन पढ़ लेते हैं। अजातशत्रु के फादर थे बिंबिसार, उन्होंने डेथ की और गद्दी को ऑक्यूपाई किया और गद्दी पर फाइनली बैठ गए। उसी तरीके से उनका बेटा था उदयन, उन्होंने अजातशत्रु को हटाया गद्दी से और खुद गद्दी पर विराजमान हो गए, यानी कि प्रथहंता वंश के रूप में हर एक वंश को जाना जाता है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 460 BC से 444 BC, ठीक है। तो उदयन का टाइम पीरियड है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि किसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, तो उदयन ने, और उसे अपनी राजधानी बनाया। ये कौन थे, किस धर्म में विश्वास रखते थे, जैन मत को मानते थे, जैन फॉलोवर थे ये। इसका पुत्र माना जाता है नागदशर, शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी, गद्दी पर उन्होंने अधिकार कर लिया और एक नए वंश की नींव डाल दी, यानी शिशुनाग वंश की नींव डाल दी। शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड 412 BC से 344
BC के बीच में माना जाता है। प्रमुख राजा देख लेते हैं। 2 ही इम्पोर्टेंट राजा हैं इसके अंदर जो अब तक हम पढ़ते हैं, एक है शिशुनाग, दूसरा है कालाशोक। तो इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। मूव टू द टॉपिक। शिशुनाग और अवंती और वत्स राज्य पर इसने कंट्रोल कर लिया और मगध के अंदर मिला लिया। देख रहे हैं आपके डायनेस्टी बदल रही है, वंश बदल रहे हैं, लेकिन ये राज्यों को ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, मगध के अंदर मिलाते जा रहे हैं और उसके बाद मगध का लगातार एक्सपेंशन होना शुरू हो रहा है। ठीक है, मगध अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है और जब आप मौर्य साम्राज्य देखेंगे तो उसमें तो इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखने लगेगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। से इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। कहाँ तक एक्सपेंशन कर चुके थे? अब बंगाल से लेके मालवा तक का भाग। ठीक है, और शिशुनाग की जैसे ही डेथ हुई उनका बेटा कालाशोक गद्दी पर बैठा। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगी। तो कालाशोक का टाइम पीरियड है 394 से 366। दिव्य वदान और पुराणों के अकॉर्डिंग कालाशोक का नाम काकवर्ण मिलता है। तो क्वेश्चन यह आया हुआ था काकवर्ण किसे कहा गया है, तो उसमें दे दिए गए थे 4 ऑप्शन। तो सही ऑप्शन था आपका कालाशोक। राजधानी इन्होंने वैशाली से वापस पाटलिपुत्र शिफ्ट कर ली। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया था कि वापस पाटलिपुत्र किसने शिफ्ट की थी। 28 सालों तक इन्होंने शासन किया था। बौद्ध संगीति, ठीक है, वैशाली में इसका आयोजन हुआ था। 2 भागों में विभाजित हो गए थे, स्थविर और महासांगिक। स्थविर का मतलब होता है जो आत्मा में बिलीव नहीं रखते और महासांगिक जो आत्मा में बिलीव रखते हैं। ठीक, काकवर्ण किसके लिए नाम इस्तेमाल किया गया है? कालाशोक के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि वो पाटलिपुत्र में घूम रहा था और उसी समय महापद्म नंदन एक पर्सन था, उसने उसकी डेथ कर दी। ठीक है, चाकू मार दी। वो वंश वहीं पे खत्म हो गया। अब जब महापद्म नंदन ने चाकू मारा है तो इसका मतलब क्या है कि वो अब उसकी डायनेस्टी शुरू होगी। ठीक है, तो नंद वंश शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करें, थोड़ी सी जो है ना आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प करें ताकि मैं लाइव सेशन ले पाऊँ। बेल आइकन, जिससे जो भी नई वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे ताकि मैं लाइव सेशन ले पाऊंगी, तभी क्वेश्चन सीरीज कराऊंगी। हम नंदवंश को कवर कर लेते हैं। नंदवंश का टाइम पीरियड 344 BC से 324 से 23 BC के बीच में माना जाता है। संस्थापक माने जाते हैं महापद्म नंद, यानी नंदवंश की शुरुआत हो जाती है। इंपॉर्टेंट शासक हम देख लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो महापद्म नंद सबसे पहले शासक हैं। इन्होंने सर्व शत्रांतक, ठीक है, इसमें आधा ना है, सर्व शत्रांतक और भार्गव 2 इंपॉर्टेंट टाइटल को धारण किया था। सर्व शत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला और भार्गव का मतलब होता है परशुराम का अवतार। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक राठ यानी एक क्षत्र की उपाधि धारण की थी और अंतिम शासक यहाँ का था घनानंद। तो एक राठ और एक क्षत्र की उपाधि धारण करने का मतलब है यानी कि वो राजा जो चारों दिशाओं का राजा है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, घनानंद। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? क्वेश्चन ये बनता है कि सिकंदर का समकालीन कौन था? तो घनानंद था। ठीक है, 326 BC में क्या किया था कि वेस्ट पार्ट सिकंदर ने आक्रमण किया। ठीक है, यूनानी लेखकों ने इन्हें अग्रमीस कहा है। ठीक है, इन घनानंद को अग्रमीस कहा है और घनानंद जनता पर बहुत ही ज्यादा टैक्स बहुत ज्यादा इम्पोज कर दिए थे, जिसकी वजह से जो वहाँ की कॉमन मासेस से जनता थी, ठीक है, प्रजा थी, वो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट, जनता असंतुष्ट होती है क्योंकि जितना ज़्यादा उसको सप्रेस किया जाता है वो उतनी ही तेजी से उभरता है और उसका विद्रोह करता है। चाणक्य कौन थे? तक्षशिला के आचार्य थे। तक्षशिला कहाँ की राजधानी थी? आपको पता है, गांधार की राजधानी थी। मैंने लास्ट वीडियो में जितने भी 16 महाजनपद हैं उन सब की राजधानी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो घनानंद के द्वारा इनको अपमानित किया गया था कि भाई मतलब उनके दरबार में जब चाणक्य गए तो उनको बहुत ज़्यादा अपमान महसूस हुआ, अपमानित किया। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य ने उन्हें खरीद लिया था, शिक्षा दीक्षा दी चंद्रगुप्त मौर्य को और फाइनली वो चाणक्य उनके गुरु बन गए और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 के अंदर घनानंद की डेथ कर दी और फाइनली क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। और मौर्यों ने जब मगध पर शासन किया तो उस समय पीक पॉइंट पे था, उसके आसपास जितने भी महाजनपद थे उनमें से मगध काफी स्ट्रांग हो चुका था, उसके कंपैरिजन में इतना पावरफुल साम्राज्य कहीं नहीं था। ठीक, मेरे वीडियो को प्लीज़, अब बहुत सारे लोग हैं अब स्किप कर देंगे, अब हमारी बात खत्म, अब हमें मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ 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 थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि मैं लाइव सेशन ले पाऊँ। एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। लाइव सेशन लेकर आऊँगी मैं एंड क्वेश्चन सीरीज़ भी लेकर आऊँगी
और बाइलिंगुअल मैं कोशिश करूँगी रहने की, लेकिन अभी नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट हिंदी मीडियम है तो मैं हिंदी मीडियम में ही अभी पढ़ा रही हूँ। जैसे ही उसकी मतलब रेशो बढ़ेगा चीज़ों को थोड़ा वास्ट कर दूँगी। सो कीप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।